बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ इसाक साहब का, CBLA का। वैसे भी ये हमारी 13वीं बार है, तो इस बार में आना हमारे लिए एजाज की बात है। और ना सिर्फ पार्टिसिपेंट बल्कि तमाम वकला भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि इतना कानून समझ में खुद पढ़ के नहीं आता जितना पढ़ा के या डिस्कशन से आता है। तो ये मेरे लिए बड़ा ऑनर है, क्योंकि स्टूडेंट ऑफ लॉ को जब तक प्रैक्टिस में है और जब कॉलेज में एंटर हुए तो जब से हम स्टूडेंट लॉ ही रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, समझते रहेंगे। और इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का मकसद ही यही है कि उसको कितनी डेप्थ में पढ़ा जाए और उसको समझा जाए। बहरकैफ, क्योंकि आपका ये रिफ्रेशमेंट कोर्स है, आपने LLB में काफी सारी चीजें पढ़ी होंगी, लेकिन अब इसका एक एग्जाम है और उसके लिए आपके 5 चैप्टर है जो आपको एग्जाम में सिलेबस दिया गया है। जैसे कि CRPC के लेक्चर में ये बात वजाहत के साथ बता दी गई कि जी कोई एक्ट जिसको कानून रोकता है किसी मुल्क का, अगर वो किया जाएगा तो उसकी सजाएं हैं। अब पिछली दफा जो प्रोसीजर था वो ये था कि जी किसी ने जुर्म किया तो उसको कैसे सजा देनी है, वो CRPC में था। अब यहां पर जुर्म की डेफिनेशन तो वाकई ये जुर्म है, ताजीर में आता है, उसकी कोई पनिशमेंट है या नहीं है, वो कानून जो हमने CRPC पढ़ा वो कानून पुलिस के लिए कम और कोर्ट और वकला के लिए ज्यादा था। EPC ये कानून पुलिस वालों के लिए ज्यादा है, वकला के लिए उसका इम्पैक्ट बाद में आता है, क्योंकि PPC में जब कोई अकरेंस होगा तो फिर उसको करेक्ट लॉ अप्लाई करना, उसकी पनिशमेंट के मुताबिक उसको उस कोर्ट में ले जाना जो वो लॉ कहता है। तो ये PPC जो है, पाकिस्तान पेनल कोड है। अब यहां पर ये एक्ट जो है वो दिस एक्ट कॉल्ड पाकिस्तान पीनल कोड एंड शैल टेक इफेक्ट थ्रू आउट द पाकिस्तान, क्योंकि ताजीर मुल्क, किसी भी ताजीर के लिए मुल्क होना जरूरी है। तो ये जो मुल्क है पाकिस्तान है, इसकी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में कोई भी जुर्म होगा तो वो थ्रू आउट पाकिस्तान होगा। पीनल एक्शन जो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है वो इसी जब तक पाकिस्तान के बाहर कोई कानून होगा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के मुताबिक तो उसकी पीनल कॉन्सिक्वेंसेज अलग होंगे, उसका प्रोसीजर भी अलग होगा। यहां पर जो डेफिनेशंस है, डेफिनेशंस क्लास में इसको स्पेसिफाई किया है। अब जो सबसे पहला जो डेफिनेशन क्लास में आपके सेक्शन 6 से 7 से ये डेफिनेशन है। सेंस का मतलब है कि पावर टू बिकम अवेयर ऑफ एनी मीन्स ऑफ सेंस ऑर्गन स्पेशलाइज द फंक्शन मैकेनिज्म साइट हियरिंग टेस्ट टच एंड स्मेल, यानी कि किसी चीज को समझने के लिए ये सेंस डिफाइन किया हुआ है। जेंडर के लिए जो है कानून में जेंडर चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो ही हो चाहे शी हो, जेंडर के लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल किया गया है तो वो जेंडर की डेफिनेशन में आ जाता है। नंबर्स के लिए सिंगुलर प्लूरल है, वो एक सिंपल सी डेफिनेशन है। उसके बाद जो है मैन और वुमेन है, वो भी एक डेफिनेशन है। उस पे या मेन होगा या वुमेन होगा, उसको स्पेसिफाई किया हुआ है लॉ में, वो डिनोट करता है मेल एंड फीमेल का। ये तो जनरल बात है, लेकिन जो लॉ की जो मेन डेफिनेशन है पर्सन। पर्सन इंक्लूड एनी कंपनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी, पर्सन इनकॉर्पोरेटेड, नॉट इनकॉर्पोरेटेड, आर्टिफिशियल पर्सन, लीगल एंटिटी और नेचुरल पर्सन। अब इसमें
कंपनी के ब्याज पे कोई एक्ट होगा तो उसको कंपनी के ब्याज पे देखा जाएगा, इंडिविजुअल पे एक्ट करेगा तो इंडिविजुअल के हिसाब से देखा जाएगा। आर्टिफिशियल पर्सन वही कंपनी होती है, एक तो जुरिस्डिक्ट पर एक पर्सन होता है, एक जुरिस्डिक्ट पर्सन होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। जहां पे भी कोई जुर्म होगा उसकी कनेक्टिविटी उस पर्सन की डेफिनेशन से आएगी। पर्सन वो कंपनी भी हो सकती है, वो ग्रुप ऑफ एसोसिएशन भी हो सकता है, वो नेचुरल पर्सन भी हो सकता है। पब्लिक इंक्लूड क्लास ऑफ पब्लिक एंड कम्युनिटी। तो पब्लिक के खिलाफ कोई ऑफेंस होता है, पब्लिक ये जो है ना, इसको कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं कि कम्युनिटी जो है ना, कम्युनिटी का पार्ट है पब्लिक। पब्लिक ये डिफाइन है। सर्वेंट ऑफ स्टेट, अब इसमें दो डेफिनेशन है, एक तो पब्लिक सर्वेंट है और एक पब्लिक सर्वेंट ऑफ स्टेट है। सर्वेंट ऑफ स्टेट का मतलब है कि कोई भी ऑफिशियल अगर किसी को कोई ड्यूटी दे दी जाए करने की तो वो सर्विस ऑफ स्टेट है। क्योंकि आगे डेफिनेशन आ रही है पब्लिक सर्वेंट की। पब्लिक सर्वेंट एक अलग चीज है और पब्लिक ऑफ स्टेट कोई जो सर्वेंट ऑफ स्टेट, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे डिफाइन कर दी। गवर्नमेंट की डेफिनेशन हो गई कि दी पर्सन अथराइज बाय लॉ एडमिनिस्ट्रेट द एग्जीक्यूटिव। अब गवर्नमेंट कोई भी किसी भी पर्सन को, चाहे वो असेंबली हो, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे वो और कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी, तो वो डेलिवेट करेगा। जज हु इज अ वन ऑफ द बॉडी और पर्सन हु इज इन पावर टू गिव द जजमेंट। जैसे आप जो भी जिसको पावर दी जाएगी जजमेंट पास करने की, तो उसको जो है जज कहा जाएगा। कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिस कोर्ट में जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी उसको कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाएगा। पब्लिक सर्वेंट सेक्शन 21, ये पब्लिक सर्वेंट वो लोग हैं जो पब्लिक सर्विस एक्ट के तहत इसमें डिफाइन करते हैं। जैसे उनको कोई पावर दी जाती है, वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करते हैं, उनको पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है। और पब्लिक सर्वेंट जो है, पब्लिक सर्वेंट की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। इसीलिए अगर जब आप आगे पढ़ेंगे 409 और 405 तो इसमें पब्लिक सर्वेंट को अलग से डिफाइन किया गया है। क्योंकि अगर वो जुर्म करेंगे तो उसकी सजा क्या होगी, और आम आदमी वही जुर्म करेगा तो उसकी सजा क्या होगी, उसकी ग्रेविटी भी देखनी है। ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्ग, अच्छा, मूवेबल प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी मूवेबल है, मूव की जा सकती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। जो नहीं ले जा सकते वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन क्योंकि इसका सारा विजडम जो है वो जुर्म से रिलेट करता है, तो इसलिए जो है ना मूवेबल और मूवेबल का मामला जो है ना यहाँ पे लिखा गया है। क्योंकि चोरी तो मूवेबल प्रॉपर्टी तो हो सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, तो इसलिए इसकी डेफिनेशन में डिफाइन किया गया है। रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस। रॉन्गफुल गेन का मतलब यह है कि किसी चीज की इंटाइटलमेंट है नहीं है, लेकिन आपने जो है ना गलत तरीके से उसका फायदा उठा लिया, और जिसकी वो प्रॉपर्टी थी उसको मिलना चाहिए कि वो आपने उससे छीन ली, वो उसको लॉस हो गया, आपको फायदा हो गया। ये रॉन्गफुल है क्योंकि इसकी इंटाइटलमेंट कोई नहीं थी आपको, लेकिन आपके एक्ट की वजह से जो है किसी को फायदा हो गया, किसी को नुकसान हो गया। जिसको नुकसान हुआ वो किसी के रॉन्गफुल एक्ट की वजह से हुआ, जिसको फायदा हुआ रॉन्गफुल एक्ट की वजह से उसको हुआ, वो पनिशेबल है। डिसऑनेस्टली, आपको कोई चीज इंटरेस्ट की गई, आपने डिसऑनेस्टली उसको मिसअप्रोप्रिएट कर दिया, आपको दी गई, आपने किसी और को दे दिया, तो ये डिसऑनेस्टी है। ऑनेस्ट का मतलब ये कि जो चीज आपको दे दी गई वो आपने प्रिजर्व करनी है, किसी को नहीं देनी। फ्रॉडेंटली का भी मेरे सेम है कि जी आपने किसी को डिसीव करके किसी को दे दी, किसी को। उसके बाद रीजन टू बिलीव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ कि जी अगर कोई जुर्म हुआ है तो उसके तमाम सरकमस्टेंसेस भी होना चाहिए, उसकी प्रूफ भी होना चाहिए, उससे ये बिलीव किया जाए कि जी वाकई ये जुर्म हुआ है। इसके जो है ना रीजन टू बिलीव, ऐसा नहीं है कि जी किसी ने आके किसी पे इल्जाम लगा दिया, उसकी कोई एविडेंस कलेक्ट नहीं हुई, प्रमा फसाई कोई डॉक्यूमेंट है नहीं, और उसको आपने, और जब तक वो नहीं होगा तो रीजन टू बिलीव। आपके सीआरपीसी में भी रीजन टू बिलीव बेल के ऊपर है, कन्विक्शन के ऊपर है, इसी तरह यहाँ पर पनिशमेंट के ऊपर भी डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ वाइफ एंड क्लर्क, ये भी
एक पोजीशन या तो आपकी पोजीशन में होगी या आपके अथॉराइज पर्सन के पोजीशन में होगी। अब अगर वो प्रॉपर्टी मिसअप्रोप्रिएट होती है, स्टोलन होती है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज उसी हिसाब से देखे जाएंगे, उसको उसी तरह से। तो काउंटरफिट जो वो चीज है कि किसी को डिसीव किया जाए किसी मैनर में, जैसे जैसे जाली नोट होते हैं, वो नोट तो होते हैं, देखने में नोट है, सारे फीचर उसके नोट के, करेंसी नोट के, लेकिन आगे जाते हैं तो वो जिसलिए वो नोट बनाया गया है कि उसके अगेंस्ट में आपको कुछ मिलेगा, तो काउंटरफिट है, वो नहीं है। काउंटरफिट का मतलब ये है कि कोई चीज है, उसको किसी को डिसीव करने के लिए कोई वैसी ही हम शक्ल चीज बनाई जा रही है जिसके वो रिपरकेशन नहीं होंगे जिसके लिए बनाई गई है। डॉक्यूमेंट जो है, किसी का भी कोई चीज राइट क्रिएट करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट होता है। अब डॉक्यूमेंट, जब तक कोई डॉक्यूमेंट आपका राइट नहीं क्रिएट करता तो उस डॉक्यूमेंट की कोई वो नहीं, जब कोई चीज डॉक्यूमेंट राइट क्रिएट करता है तो फिर उसको हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। अब वैल्यूएबल सिक्योरिटी में जैसे नोट हो गए, जैसे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट हो गए, जैसे और चीजें जिसका जो है आपको जिसकी आपको एक तो लीगल राइट क्रिएट हो जाए, तो वो जो है ना वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाती है। विल जो है, अब विल तो यही है कि जी आप अपने जो है ना किसी को टेस्टिमनी जो है ना आगे ट्रांसफर करते हैं, उसको विल कहते हैं। ओमेशन और एक्ट, एक्ट तो जो है, एक्ट तो एक है कि जी मुझे ये पता है कि जी मुझे अगर ये मैं किसी का मोबाइल लेके चला जाऊंगा तो मुझे इसके पैसे मिलेंगे या इसका मुझे कोई फायदा होगा। जो जो ये एक्ट है वो लीगली जो है ना पनिशेबल बाय द लॉ है। अब ओमेशन ये है कि मैं गलती से ले गया, ये एक ओमेशन है, लेकिन अगर ये रिकवर हो जाता है मेरे पास से, मैं प्रूव भी करता हूँ, तो स्टेबल प्रॉपर्टी में जगह वो आगे पड़ेंगे। तो ये ओमेशन की बात है कि एक्ट वही है, लेकिन इंटेंशन भी नहीं है इसमें कि जी आपको किसी को नुकसान पहुंचाना है, रॉन्गफुल लॉस चाहिए या रॉन्गफुल बेनिफिट चाहिए। तो इसलिए ये ओमिशन और एक्ट का है, क्योंकि कोई भी एक्ट है, ये हमने सीआरपीसी में पढ़ा था कि एक्ट अगर पनिशेबल बाय द लॉ है तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज वही होंगे जो अब ये कोर्ट में देखना है या आपने प्रूफ करना है कि जी ये ओमिशन है और इसके इंटेंशन नहीं है, इसलिए क्राइम की डेफिनेशन में नहीं आता। अच्छा, 34 when done by the several person। अब कोई जुर्म किया जिसको 2-3 लोगों ने मिलकर किया, तो वो फिर जिसका जो रोल होगा वो एक रोल के हिसाब से तो पनिशमेंट होगी, लेकिन ये कहा जाएगा कि दी ऑफेंस कमिटेड बाय 2 और 3 पर्सन इन कनाइवेंस विद ईच अदर। तो ये उसमें कनाइवेंस देखनी है कि एक और एक से ज्यादा लोग कॉमन इंटेंशन के साथ कोई जुर्म करते हैं कि जी इससे फायदा सबको होगा, तो फिर इसको जो है ना हम कहते हैं 34 में इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद मदिया बाय एक्सपोजिंग द बोन, फिर जब बोन नजर आएगी तो फिर वही आपको, फिर हाशमिया बाय काजिंग द फ्रैक्चर विदाउट डिसलोकेशन, मुदाखलिया बाय फ्रैक्चर एंड डिसलोकेटिंग द बोन ऑफ द काइंड नोन एज दामिया मुजालजा। ये सब सारी जो सजाएं, ये सारी इसकी सजाएं। पनिशमेंट फॉर गैर जाफिया, अब जो एक जाफिया का है, गैर जाफिया। अब इसमें जैसे कि दामिया में है लाइबल टू दमन, अब दमन भी डिफाइन किया, दमन ये कंपनसेशन है, दमन भी मे आल्सो पनिश अप टू 1 ईयर। उसके बाद दूसरे दामिया लाइबल टू डायमंड अप टू 3 ईयर इम्प्रूवमेंट। उसके बाद मुतालिहिमा लाइबल टू दमन एंड इम्प्रूवमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर। फिर ये मुदिया लाइबल टू दमन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ 5 ईयर। हाशमिया लाइबल टू दमन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ 2 ईयर। क्योंकि ग्रेविटी कम हो गई तो उधर सजा भी कम हो गई। उसके बाद है जनाब 337G, पनिशमेंट फॉर हर्ट बाय रश नेग्लिजेंट ड्राइवर अर्च और दमान विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ 5 ईयर। अब ये आपको, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपकी डेथ नहीं हुई, आपकी डेथ नहीं हुई, मोटरसाइकिल वाले बेचारे जब उनका एक्सीडेंट होता है तो वो सारे जो है ना रप्चर हो जाती है पाँवों में इधर उधर। तो उसने ये कहा कि जी पनिशमेंट फॉर हर्ट
बाय रश एंड नेग्लेक्टेड ड्राइविंग हर्ष और दमन विद इम्प्रेजमेंट ऑफ 5 ईयर। हर्ष देगा या दमन देगा कंपनसेशन, और उसके बाद उसको 5 साल की सजा है। 337 एक्ट में पनिशमेंट फॉर हर्ष एंड डेथ होगा कि हर्ष दमन। अभी क्योंकि 337 एच में ग्रेविटी कम है, तो उसमें जो है ना सजा को 3 साल कर दिया, लेकिन हर्ष वो देगा उसी हिसाब से जो कोर्ट कंपनसेशन उसको दिलाएगी। 337 ये जो है 337 जो चार्जिंग हर्ट बाय मीन ऑफ पॉइजन हर्ष एंड दमन विद इम्प्रेजमेंट। अब कोई जहर दे देता है किसी को, उसके ऊपर इसकी जो है ना इसके ऊपर दमन लाजिम होगा। अब इसके ऊपर जो है इसके हर्ष है और इसको 10 साल की सजा भी है। फिर उसके बाद एक काजिंग 337 के है, काजिंग हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। किसी को धमकी देके प्रॉपर्टी के लिए अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए किसी को वो करे तो उसको भी कसास और हर्ष है और 10 साल की सजा है। जिसके पनिशमेंट फॉर अदर हर्ट शेल बी लायबल टू दमन इम्प्रेजमेंट। और जो इन कैटेगरीज में नहीं आती है, उस जख्म तो लगा, उसको इंजरी तो हुई, उसको पेन तो फील हुआ, तो फिर उसमें कोर्ट जो है दमन और दमन के साथ, दमन तो आपको कंपनसेशन है, उसे 7 साल तक की सजा दे सकता है, वो ग्रेविटी ऑफ दी नेचर ऑफ वोंड है। उसके बाद है 377 एम, हर्ट नॉट लायबल टू कसास माइनर और इंसेंस और काजिंग इतलाफ फिजिकल इंफरमेंट ऑर्गन ऑफ अ पर्सन। इसमें कोई छोटी मोटी चोट लग गई है तो उसको फिर जो है 39 में केस इन विच कसास और हर्ट शैल नॉट बी इन्फोर्स व्हेन द ऑफेंडर इज डाइड। अगर कोई करने वाला ही मर गया तो वो कैसे दियत भरेगी। व्हेन द विक्टिम वेट द कसास कंपाउंड द ऑफेंस विच बबले सुलह। बबले सुलह का मतलब अगर आपकी कोई वेवर कर दिया, सुलह हो गई, आपकी सुलह हो गई, वेव कर दिया, मामला खत्म हो गया। When the right of कसास डिवॉल्व, अब डिवॉल्व भी हो सकता है कसास का, तो वली इन केस ऑफ हर्ट, इन केस ऑफ हर्ट वली शेल बी विक्टिम, इन केस ऑफ माइनर और इंसेंस द राइट ऑफ कसास शेल बी एक्सरसाइज बाय द फादर, पेरेंट और ग्रैंडफादर। अब अगर कोई माइनर है तो उसका फादर होगा या ग्रैंडफादर होगा, उसको कंपनसेशन मिलेगा। फिर है एग्जीक्यूशन ऑफ कसास फॉर हर्ट बाय अ थ्राइस मेडिकल ऑफिसर इन केस ऑफ द प्रेग्नेंट वूमन। अच्छा, ये कसास जो है ना मेडिकल ऑफिसर, एग्जीक्यूशन ऑफ द कसास फॉर हर्ट जो है वो मेडिकल ऑफिसर जैसे पहले बताया था डिसाइड करेगा। अगर कोई प्रेग्नेंट वूमेन है तो जब तक उसकी वो डिलीवरी नहीं होती उसके 2 साल के बाद, ताकि जब तक जो चाइल्ड जो है सटलिंग है तो फिर वो नहीं करते हैं। फिर ये अर्श फॉर सिंगल ऑर्गन शेल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द डियत। अगर कोई सिंगल ऑर्गन आपका जाय होता है तो फिर उसको उसका अर्श जो है आपको दियत के हिसाब से पूरे बराबर मिलेगा। फिर अर्श फॉर ऑर्गन इन पेयर्स शेल बी इक्वली टू वैल्यू ऑफ द दियत इफ अतालफ इज काजिंग टू वन ऑफ सच ऑर्गन ऑन 1.5 ईयर। अगर कोई आधा जो है आपको लॉस होता है तो फिर उसको 1.5 ईयर के हिसाब से मिलेगा। 33.7 एस है अर्श ऑफ ऑर्गन इन contribute 1/4 ऑफ द, अगर 3 जगह से मल्टीपल है तो फिर वो आपको 1/4 ऑफ दियत मिलेगा 4 तरफ से। उसके बाद है अर्श फॉर फिंगर, अर्श फॉर काजिंग अतलाफ फिंगर ऑफ हैंड और फुट विच कैन बी डिटरमाइंड कीपिंग इन व्यू ऑफ द हर्ट। अगर वो उस पे होगा तो फिर उसकी कंपनसेशन तो भाई उंगली कितनी टूटी है, कितना फुट को डैमेज हुआ है। अर्श फॉर टीथ, अर्श फॉर काजिंग अतलाफ सला 1/20 ऑफ द दियत, यानी 20वां हिस्सा दियत का मिलेगा अगर एक दांत टूट गया। और अर्श है हेयर का, तो शेल बी लायबल टू अर्श इक्वल टू दियत एंड इम्प्रेजमेंट फॉर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के साथ इसकी अर्श है। और अगर इसके जो है ना 20 दांत टूट जाएंगे तो उससे पूरी दियत मिलेगी। 333 में है ये ये कत्ल के बाद भी आदमी खा पी नहीं सकता है, दांत भी टूट गए तो नहीं खा सकता, तो ये विजडम है। तो अर्श फॉर हेयर, अब उसके ऊपर भी अगर आपके
बाल कोई, उसका भी अर्श है कि बाल कोई निकाल देगा तो फिर जो है ना इक्वल टू दियत जो है ना उसको भी, बालों को भी इक्वल टू दियत है। हाँ जी जी, बाल बाल निकाल दिए ना, बाल गंजा भी हो गया, बाल निकाल दिए तो बाल तो गए, उसके ऊपर भी दियत है, क्योंकि मॉडेस्टी के भी खिलाफ है ना, आपकी इज्जत के भी खिलाफ है, क्योंकि गंजा करके बाहर रखेंगे तो उसकी मॉडेस्टी भी डैमेज होती है। तो इसलिए इसका विजडम उस जमाने में यही था कि इसको, उसलिए अर्श जो है ना उन्होंने दियत को इक्वल रखी है। अच्छा, उसके बाद है मर्जर ऑफ अर्थ शैल बी लायबल टू अर्थ फॉर ईच हर्ट सेपरेटली, उस हर्ट उसका सेपरेट होगा। तो अर्श की भी लमसम पेमेंट देनी है या 5 साल के इंस्टॉलमेंट में देनी है। डिसबर्समेंट ऑफ अर्थ और दमन शैल बी पेएबल टू द विक्टिम और हेयर, वो तो हो गया इसहाक हमल। अब ये जो है ना इस्तेकाक अमल का भी एक जुर्म है, उसमें ये एक्ट ऑफ द मिसकैरेज ऑफ द चाइल्ड हुज ऑर्गन हैव नॉट बीन फ्रेड, अगर बच्चे के वो नहीं बने हैं तो इस्तेकाक हमल होगा, बोन नहीं बनी, अभी सिर्फ वो गोश्त का लोथड़ा है। उसके बाद इस्तेकाक, उसके बाद पनिशमेंट फॉर इस्तेकाक हमल, इसकी जो है ना 3 साल से लेकर 10 साल तक की सजा हो सकती है। उसके बाद है इस्तेकाक जानिया, एक्ट ऑफ मिसकैरेज ऑफ द चाइल्ड हुज ऑर्गन हैव बीन फाउंड, यानी कि अगर उसके उसके पाउंड उसके वो गोश्त था, इसकी बोन बन गई, जब जब बच्चे की बोन बन गई, मिसकैरेज होगा, तो इसकी जो पनिशमेंट है वो 1/20 दियत के बराबर है, उसको देने हैं। और जो है इफ द चाइल्ड इज बॉर्न डेथ एंड फुल दियत, अगर वो अगर जो है ना मरा हुआ पैदा हुआ है तो फिर तो इसकी दियत 1/20 है, यानी 20वां हिस्सा है। और अगर वो जैसे इसकी जो है ना जैसी वो उसकी बर्थ हुई और मर गया तो फिर जो है, जी जी जी, तो वो जो है ना फिर उसको फुल दियत देनी पड़ेगी 338 सी में। हाँ हाँ, वो अलग सजा है ना, वो इस्तेकाक हमल है, वो इस्तेकाक हमल है, वो जो अबॉर्शन कहलाता है। मिसकैरेज को इस्तेकाक हमल कहते हैं। उसके बाद जो है ना फिर ये है इस्तेकाक जाने जानिन जानिन, तो वो फिर पूरा बंदा बन गया ना, तो फिर उसकी फिर वो दियत वही होगी, वही सिस्टम है, वो इंसान था। 7 महीने का नहीं, उसका लॉ भी है ना, ये लॉ ये है कि ये बोन होनी चाहिए, हड्डियां होना चाहिए, हड्डियां होगी तो वजूद होगा। क्योंकि अगर आप कभी किसी की डीएनए कराते हैं तो या उम्र बताते हैं तो हड्डियों से बताते हैं, कभी आपने और किसी चीज से नहीं बनती। तो जो बोन होती है ना ये आपकी एज डिटरमाइन करती है, इसलिए ये डिस्क्राइब कर दिया कि जी हड्डी बन गई, अब हड्डी बन गई तो वो फिर वो इस्तेकाक अमल में नहीं आएगा, जानन में आएगा बग। अब वो हड्डी बनी हुई, वो जो है पैदा भरा हुआ या फौरन मर गया, तो वो जब वो जो दोनों की सूरतों में जो है ना उसको जानन में आएगा, जानन में आएगा। उसके बाद है कंफर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ये जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोर्ट जो है किसी को डेथ पनिशमेंट देता है तो उसको पूरा अख्तियार है, वो पूरी एविडेंस चलाता है, लेकिन वो डेथ जो है ना एग्जीक्यूट हो नहीं सकती जब तक हाई कोर्ट पे उसको जो है ना कंफर्मेशन ना हो जाए। जी, इसको रेफरेंस कहता है, हाई कोर्ट में एक रेफरेंस जाता है, तो ये डेथ कंफर्मेशन केसेस कहलाते हैं। जैसे कि आपने सीआरपीसी में पढ़ा था कि रिविजनल एंड अपीलेट जुरिसडिक्शन है, उसके लीगलिटी और प्रोप्राइटी देखनी है। तो ये 338 है कि जी जितनी भी पीपीसी में जो सजाएं दी जाएंगी, अगर जो है आपको डेथ पेनल्टी दी है तो सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन ऑफ दी हाई कोर्ट, अपीलेट कोर्ट, जब तक कंफर्मेशन होगी नहीं जब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। जुडिशियल मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट जज, किसी की भी जिसने डेथ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास तो डेथ पनिशमेंट डेथ कुछ केसेस में आते हैं अख्तियार, लेकिन ज्यादातर जो है ना वो जो है हाई कोर्ट में, अब जो जिसको भी डेथ हो गई वो डेथ पनिशमेंट करने के बाद
अगर वो 302 का केस चला रहा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट और उसने पनिश किया है, तो फिर तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो भी जिसने भी अवार्ड की डेथ पनिशमेंट, वो रेफरेंस देगा हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट उसकी लीगलिटी और प्रोप्राइटी देखने के बाद उसको कंफर्म करेगा। फिर वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के पास चला जाएगा कि जी इसको एग्जीक्यूट करना है, और ये इसके लिए भी उनको फौरन भेजना है ट्रायल कोर्ट को। A waiver of the compounding of the offence, all offences under section 345 may be waive of the compounding। अब ये तो waiver of compounding, ये तो compounding भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ये तो कोर्ट में मैंने कहा था ना 345 में डिसाइड करेगा कोर्ट कि जी कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस तो नहीं, अंडर ड्यूरेस तो नहीं है। उसके बाद इंटरप्रिटेशन 35 इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू द इन्वेंशन ऑफ, तो 35 में वही है कि जी अकॉर्डिंग टू द इन्वेंशन ऑफ कुरान एंड सुन्ना द पनिश राइज फ्रॉम द कुरान, जो जितनी भी पनिशमेंट है ये 38 के तहत जो है ना उसकी इंटरप्रिटेशन ही कुरान और सुन्ना से हुई, क्योंकि इन्वेंशन ऑफ इस्लाम की वजह से हमने जो है कोई पनिशमेंट ऐसी भी कर दी जो अगेंस्ट द इन्वेंशन ऑफ इस्लाम होगी। उसके बाद रूल गवर्नमेंट ने एक रूल इन कंसल्टेशन विद द इस्लामिक आइडियोलॉजी, उसको 338 में कह दिया कि इस्लामिक आइडियोलॉजी से कंसल्टेशन करने के बाद आप कोई रूल बनाए। जैसे यही रूल बना आपके कि आपकी कैसे पनिशमेंट होगी, कैसे एग्जीक्यूट होगी। अब आ जाते हैं मेन कि जी अब ये तो वो सजाएं हो गई जो हर्ट से रिलेटेड थी। अब उसके बाद जो है वो फोर्स से रिलेटेड है, चैप्टर 16 आपका है। अब रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, किसी को आपने जो है ना किसी जगह पे जाने से रोक दिया, यानी कि उसको ना बंद किया ना उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की। अब से कह दिया कि जी क्योंकि ये बाररूम जो है, बाररूम में आप आ सकते हैं क्योंकि आप बार के मेंबर हैं, लेकिन हमारे चौकीदार ने उसको रोक दिया। अब उसने ना फोर्स अप्लाई की, ना उसने उसको मारा, ना उसने कुछ किया, लेकिन वो उसने रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करके रोक दिया, भाई जान जा सकते, ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेन हो गया। उसके बाद रॉन्गफुल कंफाइनमेंट। अब रॉन्गफुल कंफाइनमेंट ये है कि किसी को आप यहां लाके बंद कर दें और क्या आप बाहर नहीं जा सकते, वो रॉन्गफुल कंफाइनमेंट हो गई। जैसे पुलिस वाले ले आके लॉकअप में बंद कर देते हैं, उसके बाद ना आपका केस होता है, ना 24 घंटे के बाद आप मजिस्ट्रेट के पास ले जाते हैं। तो फिर क्या है, रिस्ट्रेन रॉन्गफुली एनीवेयर फ्रॉम दी सर्टेन लिमिट, कहीं पे भी ले आके आप उसको रोक गई, बाहर 4 गनमैन बिठा दे तो रॉन्गफुल कंफाइनमेंट हो गई। 4 गनमैन निकाल नहीं सकता, आपने फोर्स नहीं अप्लाई की, फोर्स आपकी बाहर है, लेकिन आपने कंफाइनमेंट में यहाँ एक जगह पे बंद कर दिया किसी को। उसके बाद पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कंफाइनमेंट, क्योंकि ये माइनर सी एक्ट है तो इससे जो पनिशमेंट है ये 1 मंथ है और 1500 रुपए फाइन है। पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कंफाइनमेंट जो है उसकी 1 साल की सजा है और 3000 रुपए जुर्माना है। लेकिन क्योंकि इसकी सजा इसलिए ज्यादा है कि मोस्टली पुलिस वाले रॉन्गफुल कंफाइनमेंट में रखते हैं, तो फिर वो इसकी सजा 1 साल है। 1 साल की सजा सफिशिएंट होती है किसी पब्लिक ऑफिसर के लिए। उसके बाद रॉन्गफुल कंफाइनमेंट फॉर 10 और मोर डेज। अब ये ग्रेविटी के हिसाब से अगर किसी को रॉन्गफुल कंफाइनमेंट में 10 और ज्यादा दिन के लिए रखा है तो पनिशमेंट 3 साल हो जाएगी 1 साल से। पहले 1 साल की सजा थी, उसके बाद अब ये 3 साल की हो जाएगी। wrongful confinement of a person whose liberation with has been issued imprisonment which may extend to 2 साल। अगर किसी को छोड़ने की जो थी आपकी रिट थी फिर भी आपने रोका हुआ है तो फिर सजा आपकी 2 साल हो जाएगी, ये सजा प्रिस्क्राइब है। उसके बाद रॉन्गफुल कंफाइनमेंट टू एक्सपोर्ट प्रॉपर्टी और कंस्टेंट टू इलीगल एक्ट पनिश। अब आपने जो है ना किसी को रॉन्गफुल कंफाइनमेंट में रख के और कोई प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली या कोई और बेनिफिट ले लिया तो उसके लिए फिर आपको 3 साल की सजा और फाइन दिए। रॉन्गफुल कंफाइनमेंट में आपका ये चैप्टर है थोड़ा लेंदी, और इसको अगर आप इसको सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि जी कॉन्सेप्ट क्या है, हर्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, कंफाइनमेंट का क्वेश्चन क्या है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, तो फिर ये जो है ना क्योंकि बहुत सारे लॉ जो है ना छोटी छोटी चीजें रिपीट है
वो 5-8 सेक्शन जो है ना एक साथ आ जाते, तो वो आपको बड़ा अगर कंसेप्ट आपको समझ में आ गया ना तो फिर आपको जवाब देने में कोई मसला नहीं है, क्योंकि तो सजा पनिशमेंट का जो है ना डेफिनेशन ही ऑलमोस्ट एक ही है। फोर्स अप्लाई की सिर्फ ग्रेविटी सजा कोई नहीं, अगर आप उठा लें एमसीक्यू सजा नहीं पूछते, उसके एक्ट और पनिशमेंट के मुताबिक क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। अब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट टू द एक्सटेंड ऑफ द कंपेंसेशन और कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, अब कोई प्रॉपर्टी की रेस्टोरेशन करानी है उसकी भी कंपेल की, उसकी भी 3 साल की सजा है। अच्छा, फोर्स रिस्ट्रेनिंग समवन, किसी के ऊपर फोर्स इस्तेमाल करके अगर आपने उसको जो है ना रोक दिया, अब उसका अलहदा से क्रिमिनल फोर्स एक्ट ऑफ द इंटेंशन यूज फोर्स टू क्रिएट फियर एंड काजिंग इंजरी। अब आपने कोई जो है ना आपको इंजर्ड करने की कोशिश में आपने उसका फियर क्रिएट कर दिया, मैंने ऐसी पत्थर उठा के यूं भागा सब लोग भाग जाएंगे, ये फियर क्रिएट हो गया, मैंने ना मारना है ना कुछ करना है, ये मैंने जो है ना एक आपको एक मिसाल दे दी। अब जहाँ लोग बैठे हैं अपने पढ़ रहे हैं, मैं ऐसी पत्थर उठाऊं फेंकना शुरू करो तो आधे लोग बोले डर जाएंगे, ये क्या हो गया, इंटेंशन कोई नहीं है, इंटेंशन कोई नहीं थी, जो देख रहे हैं चल चेक कर लेते हैं। तो क्रिमिनल फोर्स ये हो गया। फिर असल्ट एक्शन टू क्रिएट फेयर विदाउट टचिंग देम, अब वो भी यही है कि आपको टच तो किया नहीं है लेकिन आपको क्रिएट कर दिया फियर। उसके बाद assault of or criminal force to deter public servant from discharging of his duty। अब अगर किसी पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी से आप उसको रोकने के लिए उसको थोड़ा सा फियर क्रिएट कर ले, तो फिर उसको जो है ना उसके लिए आपको 2 साल की सजा हो जाएगी, जबकि आप ना असला इस्तेमाल करें, उसको कोई काम करने से रोक रहे हैं सिर्फ फियर में, वो डरा के। उसके लिए असल्ट और क्रिमिनल फोर्स ये हो गया। उसके असल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंशन टू अट्रेज हर मोडिसी, किसी की मोडिसी को वो करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए आप उसको फियर दे रहे हैं। उसके बाद असल्ट और क्रिमिनल फोर्स फॉर स्ट्रिपिंग हर क्लॉथ, क्लॉथ जो है वो आपने फाड़ दिए उसको आपने, तो वो जो है विद द डेथ फॉर इम्प्रिजमेंट, इसकी लाइफ की सजा है। assault for criminal force with intention to dishonor person other than a great provocation, को जो है ना डिसऑनर करने के लिए कर दिया, उसको फियर कर दिया, तो फिर उसकी 2 साल की सजा है। assault for criminal force to commit theft एंड फाइन, अब अगर कोई क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करके आप जो है कोई चीज चुरा के ले आ रहे हैं, अभी मारा किसी को नहीं है, डरा के आपने वो कोई चीज ले ली, वो थेफ्ट की डेफिनेशन में आ जाती है। असल्ट और क्रिमिनल फोर्स अटेम्प्ट टू रॉन्गफुल कन्फाइन अ पर्सन, अब आपने मारा भी नहीं है उसको, सिर्फ डरा के उसको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रख लिया है, तो उसको भी 1 साल की आपको सजा है। असल्ट फॉर क्रिमिनल फोर्स ऑन ग्रेट प्रोवोकेशन, किसी को आप प्रोवोक कर रहे हैं डरा के, तो हाँ कि भाई आप कुछ करो, तो फिर वो भी जो है ना उसकी भी सजा 1 महीने की है या 600 रुपए जुर्माना है। अब आ जाते हैं किडनैपिंग पे। किडनैपिंग जो है, किडनैपिंग की 2 डेफिनेशन है, एक तो डेफिनेशन 2 फोल्ड है, सेक्शन 1 है 359 में 2 फोल्ड है, किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन। अगर किसी की किडनैप करके किसी को पाकिस्तान की टेरिटरी से बाहर ले जाते, या किसी लॉफुल गार्जियन, यानी कि कोई माइनर है या कोई है जिसका गार्जियन को या पॉइंट है, माइनर का भी हो, कोई भी गार्जियन होगा, उसकी कस्टडी, अगर किसी की कस्टडी को रिमूव करेंगे तो वो किडनैपिंग की डेफिनेशन में आ जाएगा। किडनैपिंग फ्रॉम कस्टडी फ्रॉम अदर पाकिस्तान की टेरिटरी लिमिट से अगर किसी की आप पोजीशन जो है, कस्टडी जो है वो ले जाएंगे तो वो किडनैपिंग की डेफिनेशन में आ जाएगा। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियन एक्ट अवे ऑफ द कस्टडी ऑफ माइनर फ्रॉम द लॉफुल गार्डियन। abduction, act of compelling by force or deceitful means and take away a person। अब ये बात वही है कि आप जो है अगवा करके भी ले जा रहे हैं तो भी किसी की कस्टडी पे ले जा रहे हैं, एब्डक्शन की भी, लेकिन एब्डक्शन के लिए क्या है कि आप वो जो कस्टडी है वो या तो ताकत से ले जा रहे हैं या उसको दला फुसला के ले जा रहे हैं, तो वो उसकी डेफिनेशन में एब्डक्शन की डेफिनेशन में आ जाएगी। वो डिसीटफुल मैनर में तो दला फुसला के किसी को कोई फायदा पहुंचाने का बता दिया या किसी को डरा दिया, तो ये एब्डक्शन कहलाता है। पनिशमेंट फॉर दी किडनैपिंग जो है वो 7 साल है,
और किडनैपिंग और एब्डक्शन इन ऑर्डर टू मर्डर, अगर आपने किसी को कत्ल करने की गर्ज से, अभी कत्ल नहीं हुआ है, आपने कत्ल करने की गर्ज से उसको अब्डक्ट किया या वो किडनैप किया, तो उसकी जो है 10 साल सजा और फाइन है। और फिर 364 ए में किडनैपिंग और एब्डक्शन पर्सन अंडर एज ऑफ 10 इफ अ किडनैपर और अब्डक्टी ऑफ अ पर्सन अंडर, अभी अगर सजाएं अगर 10 साल से कम है तो फिर तो 14 साल की सजा है, और 14 साल के, और जो है 10 साल से ज्यादा है तो जो है वो 7 साल की सजा है। देखिए, जी जी, अब्डक्टी की नहीं, सजा जो है एब्डक्शन की सजा की बात हो रही है। तो जी, अगर बच्चे की एज, जिसको अगवा किया है, अब्डक्ट किया है, उसकी एज अगर 10 साल होगी तो फिर जो है ना वो जो उसकी सजा है वो 14 साल होगी, और अगर इससे ज्यादा होगी तो फिर 7 साल तक की सजा हो सकती है। किडनैपिंग और अब्डक्शन विद इंटेंट टू सीक्रेटली एंड रॉन्गफुल टू कन्फाइन पर्सन शैल बी पनिश। अब किसी को सीक्रेटली आपने अगवा करके किसी जगह छुपा दिया, कन्फाइन कर दिया, उसको 7 साल सजा है और फाइन है। फिर 365 है किडनैपिंग और अब्डक्शन फॉर एक्सपोर्टिंग प्रॉपर्टी शैल बी पनिशेबल। अब किसी को अगवा किया, तो जिसको कहते हैं तावान की वजह से अगवा किया, तो कोई चीज कोई प्रॉपर्टी जो है वो आपने एक्सपोर्ट करने के लिए उसको अगवा किया, तो उसकी सजा जो है वो आपकी जो है लाइफ टिल डेथ है, लाइफ इम्प्रेजमेंट है, और फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी है। उसके बाद है किडनैपिंग अब्डक्टिंग इंड्यूसिंग वुमेन टू कंपेल फॉर मैरिज पनिशेबल। किसी खातून को आपने अगवा किया मैरिज के लिए, उसको कंपेल किया, तो उसकी सजा जो है वो आपको लाइफ इम्प्रेजमेंट है और फाइन है। उसके बाद है 366 ए प्रोकेशन ऑफ द माइनर गर्ल, टेकिंग अवे एनी माइनर गर्ल विद द इंटेंट टू इंटरकोर्स विद एन अदर पर्सन पनिशेबल। अब किसी खातून को, लड़की को आपने अगवा करके किसी और के, तो किसी और को दे दिया कि जी आप जाके इलेक्ट्रिक इंटरकोर्स करें, उसको तेरा आरोही पे ले जाएं, तो उसके लिए जो सजा है 10 साल। उसके बाद इंपोर्टेशन ऑफ द गर्ल फ्रॉम फॉरेन कंट्री। अब आप किसी फॉरेन कंट्री से किसी वुमेन को, किसी औरत को यहाँ मंगा के उसके लिए बुलवाएंगे, तो फिर वो जो है ना उसकी 10 साल सजा है। उसके बाद किडनैपिंग और अब्डक्टिंग ऑर्डर टू सब्जेक्ट पर्सन ग्रीवियस हर्ट सेवरली। अब इस पे कि आप या तो किसी को नुकसान पहुंचाए या अपना वो क्या बुलागे क्या कहते हैं उसको, हाँ मतलब बंदा भी है ना इसमें, तो वो क्या उसको कहेंगे, गुलाम, गुलाम बनाने के लिए रखेंगे तो उसकी 10 साल सजा है। तो आपको या तो उसको मारने के लिए रखना है या गुलाम बनाने के लिए रखना है, उसकी 10 साल सजा है। तो किडनैपिंग और अब्डक्टिंग अ पर्सन टू अननेचुरल लस्ट। अब वो किसी, वो जो लड़कों को अगवा करते हैं अननेचुरल लस्ट के लिए, तो उसके लिए जो है उसकी डेथ पनिशमेंट है, और 25 साल तक की सजा भी है, फाइन भी है। जी, वो 367 ए में आती है। wrongful concealing और कीपिंग इन कंफाइनमेंट ऑफ किडनैप पर्सन। अब अगर किसी को आपने व्यक्ति को छुपाया हुआ है तो फिर उसकी 7 साल की सजा है। उसके बाद किडनैपिंग और अब्डक्टिंग चाइल्ड अंडर 10 years विद इंटेंट टू स्टील फ्रॉम एक्स पर्सन, उसके लिए जो है उसको 7 साल की सजा है। उसके बाद ट्रैफिकिंग और ऑफ ह्यूमन बींग 7 year पनिशमेंट है। अगर किसी की ट्रैफिकिंग कर रहे हैं आप ह्यूमन बींग को, इंसान को इधर से उधर किसी भी उसके लिए भेजते हैं, तो वो ट्रैफिक ऑफ कराते हैं, ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बींग बाय। जी, वो वो बाइंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ अ पर्सन अ स्लैब, उसको एक गुलाम खरीदो और बेचो, उसके ऊपर भी 7 साल सजा है। अब ये खैर स्लैब का चक्का है नहीं वहां, लेकिन है, जुर्म मौजूद है। जी, बहुत सारे थे, तो बहुत सारी जगहों से मामले, जी बहुत सारे मामला और से चल रहे थे। उसके बाद है जनाब हैबिचुअल डीलिंग इन स्लैब, यानी कि गुलाम खरीदना बेचना, इनकी हैबिचुअल डीलिंग है, बिजनेस है। पाकिस्तान में
छोटी उधर पाकिस्तान में पहले था, अभी जो है ना आपके मुख्तलिफ प्रोविंस पे ये मामला अभी भी है। इस हाँ, तो जब ये 371 है, अब ये है सर आप सेलिंग पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ दी प्रोस्टिट्यूशन। अब अगर किसी को भी प्रोस्टिट्यूशन के लिए अगर आप खरीदे बेचेंगे तो वो उसकी 25 साल सजा है। बाइंग पर्सन फॉर द सेम पर वही है कि प्रोसिक्यूशन के लिए जो आप खरीदें या बेचें उसकी सजा है। अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर, किसी को अनलॉफुली जो है ना किसी के आप मजदूरी कराएंगे तो वो जो है उसकी भी 5 साल सजा है, बगैर पैसे दिए अनलॉफुल कोई काम कराएंगे तो। फिर रेप है सेक्सुअल इंटरकोर्स विद वुमेन, इसके तो अगेंस्ट विल है, विद कंसेंट है, विदाउट कंसेंट है, फियर है। अब विदाउट कंसेंट तक तो वह फिर तीसरा जो कंसेंट आती है वो विद फियर आती है। तो फिर आप उसको जो है उसको फिर एवेल्युएट करना पड़ता है कि जी ये जो है ये रेप है या नहीं। तो इसको कहते हैं फिर विद और विदाउट हर कंसेंट व्हेन द गर्ल इज 16 ईयर्स एज, 16 साल की होगी तो उसका चाहे वो विद कंसेंट हो चाहे विदाउट कंसेंट हो तो वो भी रेप नहीं आएगी। उसके बाद है पनिशमेंट फॉर रेप, तो 25 साल की सजा है। 376 है डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप पनिश, अगर आप जो है ना डिस्क्लोजर नहीं करते विक्टिम का रेप का तो वो उसकी सजा 3 साल है। उसके बाद है अननेचुरल ऑफेंस, ये अननेचुरल ऑफेंस जो है ये मेल, ये जो है ना मैन से करो, वुमेन से करो और एनिमल से करो, इन सबसे जो है ना 10 साल की सजा है अननेचुरल ऑफेंस में। तो सेक्सुअल अब्यूज जो है ये एक्ट इंक्लूडिंग द फोर्स ऑफ स्टेकिंग अपॉन द सेक्सुअल एक्सप्लिट कंडक्ट विदाउट कंसेंट। 18 साल के बंदे से कम के लोगों को अगर आप सेक्सुअल सेलेक्ट कराते हैं तो फिर वो जो है ना वो भी एक ऑफेंस है हमारे पास, और इसकी जो है ना सजा 20 साल तक की है। उसके बाद है थेफ्ट, तो थेफ्ट टेकिंग अवे एनी मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसेंट ऑफ द पर्सन, किसी की कंसेंट के बगैर उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी आप ले जाएंगे वो थेफ्ट होगा। यानी अभी मोबाइल पड़ा हुआ था आप मेरी कंसेंट के बगैर ले जाए, वो भी असल में तो है क्योंकि आपका जो पेट्रोल है वो वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है। अब स्कूटर के साथ पेट्रोल थोड़ी चल, वो पेट्रोल अलग तो नहीं चल रहा इधर से उधर, तो स्कूटर में तो रखा हुआ है ना, तो आपकी जो है ना वो वैसे भी स्कूटर के अंदर ही मूवेबल प्रॉपर्टी, जहां स्कूटर जाएगी वहां जाएगी। घर वाला मामला दूसरा है, जो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी वो कहलाती है जिसकी दीवारें जमीन के अंदर हो जो ले जाई नहीं जा सके, ये मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी थेफ्ट हो गई। उसके बाद पनिशमेंट फॉर थेफ्ट है, ये 3 साल की सजा है। ये थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस एंड सेटअप, अब अगर किसी के घर में थेफ्ट होगी तो उसकी 4 साल की सजा है, 7 साल की सजा सॉरी। और थेफ्ट बाई क्लर्क और सर्वेंट, अब अगर मालूम है जी आपने अपने मुलाजिम को या अपने दफ्तर के आदमी को ऑफिस छोड़ा हुआ है और घर छोड़ा हुआ है, अब वो जो है ना वो ले जाता है आपकी प्रॉपर्टी को, मूवेबल प्रॉपर्टी को, तो उसकी 7 साल की सजा है और फाइन है। क्योंकि अब मूवेबल प्रॉपर्टी पहले भी ले जा रहा था, वो थेफ्ट की डेफिनेशन में आ रही थी, वो एक अननोन पर्सन ले जा रहा था तो उसको 3 साल की सजा थी। आपका अपना आदमी ले जा रहा है, आपका अपना क्लर्क ले जा रहा है, आपका अपना सर्वेंट ले जा रहा है, ग्रेविटी बढ़ गई तो जो रुकी तो इसलिए 7 साल सजा कर दी। पर वो तो पहले ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आता है, लेकिन क्योंकि वो फर्स्ट बैंक में वो थेफ्ट को 409 के साथ पढ़ नहीं सकते, तो 405, 406, 409 जो है ना 8 और 9 ये आती इन्हीं की डेफिनेशन है, शायद वो आपके चैप्टर में नहीं है 408 है उसको बता दो। ये एक अलग ये तो चोरी है ना, आपने उसको इंटरेस्ट तो नहीं किया ना, तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यूं नहीं हो सकता कि आपने तो उसको घर पे मुलाजिम रखा हुआ है, घर की हिफाजत के लिए नहीं रखा, घर की हिफाजत के लिए रखेंगे तो फिर वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा। आपने उसको रखा हुआ भाई तुम घर में रहो देखो, अब उसको पता है कि रोज साहब की ये बोतल यहाँ पड़ी होती है वो ले जाए, वो अलग मामला है, तो इसलिए वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं आएगा। अच्छा उसके बाद कहां तक आएगा, हमने कहां तक पढ़ लिया अभी, थेफ्ट थेफ्ट आ गया ना, थेफ्ट बाई क्लर्क हो गया ना,
तो अब ये 381 है, थेफ्ट ऑफ कार और अदर मोटर व्हीकल। अब अगर अब वहां पे थेफ्ट का अगर कार या कोई मोटर व्हीकल होगी तो उसकी भी सजा जो है वो 7 साल है और फाइन है। और फाइन क्या है, उस व्हीकल की वैल्यू के मुताबिक फाइन भी है। इसमें फाइन जो है ना वो डिटरमाइन नहीं है, लेकिन अगर आपकी मोटरसाइकिल 50,000 की है तो फिर आप वो प्रूफ हो गया तो 50,000, उसको 7 साल सजा दी है, 50,000 रुपए मोटरसाइकिल में भी देगा वो आप। थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड causing death, hurt, restrain in order to committing the theft may extend। अब अगर वो कोई चोरी कर रहा है और मर्डर भी कर दे या फिर आपको जख्मी कर दे तो फिर जो है वो उसको 10 साल की सजा, मर्डर का चार्ज रहेगा चलेगा, लेकिन 10 साल की सजा इस पर भी होगी। उसके बाद है एक्सटॉर्शन एक्ट ऑफ प्रोटेक्शन। अब ये एक्सटॉर्शन का जो मामला है कि किसी को प्रेशर में लेकर, किसी को इंजरी का खौफ देकर कोई प्रॉपर्टी जो है उससे अपने नाम करा ली, आपको थ्रेट दिया और एक्सटॉर्शन की बात हुई। उसके बाद इसकी पनिशमेंट जो है 3 साल और फाइन है। पुटिंग अ पर्सन फेयर ऑफ इंजरी इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। अब अगर किसी को प्रेशर देके इंजरी का प्रेशर दिया तो उसकी 2 साल सजा है, एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन की ग्रेविटी के हिसाब से। फिर एक्सटॉर्शन फॉर पुटिंग अ पर्सन फेयर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। अगर डेथ की उसको आपको दी, अब आपको बुरी तरह मारा जाएगा तो फिर उसकी 10 साल की सजा हो गई। उसके बाद एक्सटॉर्शन बाय थ्रेट एक्विजिशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल ऑफ डेथ। अब आप पुलिस वाला के कहते हैं कि जी ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो वरना मैं आपको डेथ के मुकदमे में, कत्ल के मुकदमे में फिट करा दूंगा या नार्कोटिक के मुकदमे में फिट करा दूंगा, तो ये वो एक्सटॉर्शन हो गई। या और भी कोई होगा अपनी पोजीशन दिखाने के लिए आपको यहाँ पे फेयर देता है। पुटिंग अ पर्सन इन फेयर एक्विजिशन ऑफ ऑफेंस इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। अब खाली वो मर्डर तक का, उसके अलावा अगर किसी केस में इन्वॉल्व करने की बात करता है उसे 10 साल की सजा हो जाती है। उसके बाद है रॉबरी। इन ऑल रॉबरी देयर इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। अब कोई भी रॉबरी होगी या तो उठा के ले जाएगा या तो कोई धमकी दे के, फियर करके, बंदूक दिखा के, कोई और चीज दिखा के वो उसके ऊपर। अब डकैती, अब वो तमाम जो है ना या तो रॉबरी हो या थेफ्ट हो, उसका एक्सटॉर्शन का वो जो है ना आंसर मौजूद है, क्लियर है ना उससे। उसके बाद है जनाब डकैती कमिटेड रॉबरी बाय 5 और मोर पर्सन। अब रॉबरी तो ये कि एक आदमी भी कर ले, लेकिन जो डकैती होगी वो 5 और 5 से ज्यादा आदमी करेंगे तो उसको डकैती कहेंगे। डकैती के हमारे यहाँ डेफिनेशन में तो जो पुलिस वाले कहते हैं ना डकैती में एक आदमी मोबाइल रखा लेगा, वो डकैती में नहीं आती है, लेकिन कभी अगर डकैती का तो लॉ में जो है ना रखा हुआ है, क्योंकि 5 और 5 से उससे वो रोबरी ही कहलाएगी। उस जी जो 391 में ले जाते हैं ना, अब अगर कभी आप FIR देखें तो वो 392 में नहीं ले जाते, डकैती वाले में नहीं ले जाते, वो आपको रॉबरी में लेके आते। तो 5 और 5% के मामला होता है। वीडियस में तो आता है ना, वो वीडियस में तो आता है, उसकी पनिशमेंट नीचे दिखाई है, बंदूक तो दिखा ही रहा है ना, रॉबरी तो कर रहा है ना, विद फोर्स करा, ऊपर भी बताया कि जान से मारने की धमकी दी तो फिर 10 साल की सजा हो गई, नीचे भी हो गई। 500 वाली तो डकैती है। तो देखो ना, यही तो मैंने शुरू में किया कि ये सारा काम है पहले पुलिस का। अब जब आप बचाने जा रहे हैं अपने मुलजिम को तो फिर आपका काम शुरू होगा कि साहब ये तो एक आदमी, इसमें एक आदमी की बंदूक थी, इसे डकैती का कैसे FIR लगा दी। तो यही हमारा डिफेंस होता है मुकला का। वरना आपके पास, आपको तो अपने क्लाइंट का लीगल राइट प्रोटेक्ट करना है। अब पुलिस वाले ने एक आदमी ने बंदूक रख के निकाला, आप कैसे डकैती का मुकदमा बना सकते हो। अब तो रॉबरी का बनाओगे तो रॉबरी की है इसमें 391 में है, सजा 10 साल है। भाई बंदूक दिखा के तो फियर ऑफ डेथ है ना, ये मसला है। उसके बाद डकैती हो गई, पनिशमेंट फॉर रॉबरी 10 ईयर नॉट लेस देन 3 ईयर एंड फाइन। अब इस पे डकैती नहीं है कि अगर ये किसी हाईवे पे होगी, 5 आदमी करेंगे तो वो सजा 10 साल की जगह 14 साल हो जाएगी, ये मसला है। उसके बाद जो है अटेम्प्ट टू कमिट रोबरी। अब आपने अटेम्प्ट किया, रोबरी आपकी सक्सीड नहीं हुई, चीज आपकी कोई नहीं गई, अटेम्प्ट हुआ, लोगों ने पकड़ लिया, बंदूक छीन ली, तो फिर उसकी जो है 7 साल सजा है। तो ग्रेविटी भी तो देखना है ना। और सबसे पहले कहना कि जो
जो अक्यूज होता है वो फेवरेट चाइल्ड होता है स्टेट का, उसको मजबूरी है कि उसको 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 देखना है क्योंकि उसका तो कोई नहीं है, गवर्नमेंट ने देखना है क्योंकि इसने जो भी जितना किया उसको उतनी सजा मिलना चाहिए। अगर उसने चीज छीनी नहीं तो उसको छीनने की सजा कैसे देंगे? उसने छीनने की कोशिश की तो उसको छीनने की कोशिश की सजा दे रहे हैं साथ साथ। बड़ी बोले अभी। हाँ, लेक्चर कंप्लेंट पॉइंट नोट करना आपको बता देते हैं। वॉलंटरी काजिंग हर्ट इन कमिटिंग रॉबरी 10 ईयर, अगर आपने कमिटमेंट की रॉबरी में तो 10 साल की सजा है। अगर आपने किसी को मार दिया, लेके नहीं गए, रॉबरी में कमिटमेंट हो गया, 8 साल सजा हो गई, चीज कोई नहीं गई लेकिन आप जख्मी हो गए। पनिशमेंट फॉर डकैती लाइफ इम्प्रेजमेंट 10 साल, डकैती की तो डकैती विद मर्डर, ये जो है ना, अगर अगर डकैती के दौरान कोई मर्डर हो गया तो फिर आपको 396 लगेगी पीनल क्लास जी। तो फिर वो 396 पे विद डेथ जो है ना आपको या तो 10 साल की सजा है। इस पर भी कह दिया कि 4 साल से कम कोई सजा नहीं देनी, वो फाइन भी करना है। रोबरी और डकैती विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और हार्म, अगर वो कोई काज हुई डेथ की तो उसके ऊपर 397 भी ग्रेविटी देखनी है, रोबरी पे भी ग्रेविटी, और डकैती पे तो उसकी 7 साल सजा रखी है, नॉट लेस देन 7 साल से कम नहीं लेनी है, क्योंकि कोर्ट को डिस्क्रिप्शन है। तो इसमें कह दिया कि अगर जो है ये रोबरी में काज ऑफ डेथ हुई है या हर्ट हुआ है तो फिर आपने 7 साल सजा रखनी है। उसके बाद है जनाब मेकिंग प्रिपरेशन ऑफ द कमिटी, अगर कोई पकड़ा गया, डकैती का प्लान था उसके पास, डकैती करने जा रहा था, 5 या 5 से आदमी, पुलिस ने छापा मार दिया, फिर वो भी जो है ना प्रिपेयर कर रहा था ना डकैती का प्रोग्राम, तो उसको भी 10 साल की सजा, क्योंकि वो भले सक्सीड किया या नहीं किया लेकिन उसका जो इंटेंशन थी ना, अब वो पता नहीं कितना बड़ा नुकसान करता पकड़ा गया तो अब वो जस्टिफाई करेगा कि ये असला क्यों रखा था, 5 आदमी ने 6 आदमी क्यों जमा किए थे और हम ये जो बैठे हुए नक्शे बना रहे थे क्यों बना रहे थे, ये जस्टिफाई करेगा। जब जस्टिफाई करेगा तो बचेगा, नहीं तो आप जैसा कोई अकलमंद वकील उसको मिल गया तो बचा लेगा, और अगर नहीं ऐसा मिल गया तो फिर तो जाएगा। तो ये मसला है। तो फिर अब ये उसके ऊपर भी देखे ना, उसने ना डकैती की ना किसी को मारा, लेकिन उसकी ग्रेविटी ऐसी थी कि वो करने जा रहा था तो 4 आदमी भी मार सकता था, 5 आदमी बैठे हुए थे, तो इसलिए अगर पकड़ा गया तो वो, क्योंकि ये जो सजा है इसका भी है कि माशरे को सुधारने के लिए, तो फिर वो शायद दोबारा शायद अटेम्प्ट भी ना करे या डकैती की तरह सोचे भी ना। पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू द गैंग और ऑफ द डकैती, अब अगर गैंग जो है पूरा बना के आप कर रहे हैं तो उसकी भी 10 साल की सजा और फाइन है। पनिशमेंट फॉर, अब ये असेंबली, अब ये असेंबल भी जब आप हो गए, अब ये पुलिस को बड़ा इख्तियार है कि पुलिस ने ये देखना है कि जी आप इसके आप 2 चार्ज भी लगा सकते हैं, 4 से 2 भी लगा सकते हैं और प्रिपरेशन भी लगा सकते हैं। प्रिपरेशन आपका एक काउंट है, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, दूसरा काउंट है आपकी वो कर रहे हैं, आप असेंबली बना रहे हैं बैठे हुए हैं, ये 2 अलग भी कर सकते हैं, 2 काउंट में सजा हो सकती है अलग अलग। तो अब लेकिन हमारे यहाँ वो 382 एक है जिसका कंकरेंस चलती है FIR की, तो इसलिए जरा इसकी ग्रेविटी इतनी नजर नहीं आती है, लेकिन उसूलन जो है ना ये पुलिस को इख्तियार है कि वो आपकी एविडेंस कलेक्ट कर ली उसने कि असेंबल हो रहे थे डकैती के लिए और उधर प्रिपरेशन कर रहे थे, दोनों कंकरेंस भी लग सकती है और उसका चार्ज अलग अलग, वो एक ही चार्ज फ्रेम होगा लेकिन सजाएं ईच काउंट की हो सकती है। अब वो कोर्ट में फिर बाद में उसको डिसाइड करना है। हाईजैकिंग का तो जमाना अब खत्म हो गया, बड़ी सिक्योरिटी हो गई है, लेकिन अगर किसी भी जहाज का कंट्रोल आप फजा में अपने हाथ में कर ले पायलट से तो फिर वो जो है ना हाईजैकिंग के जुमरे में आ जाता है। तो अब हाईजैकिंग की जो सजा है वो डेथ और लाइफ इम्प्रेजमेंट है। हाँ, उम्र कैद। अब आ जाते हैं 403 जो है ना, ये आपकी डिसऑनेस्ट पे आ गया जो आप कह रहे थे, डिसऑनेस्ट डिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अब कोई भी प्रॉपर्टी किसी ने आपको दी, आपने उसको उस प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली अपने इस्तेमाल में यूज कर लिया, तो उसके लिए 403 में जो ग्रेविटी है उसके हिसाब से आपको 2 साल की सजा है। उसके बाद 404 में डिसऑनेस्ट डिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी possessed by the deceased person at the time of death, किसी
किसी मरूम की डेथ की प्रॉपर्टी थी, उसको भी आपने मिसप्रोपोर्शन कर लिया एट दैट टाइम, उसकी 3 साल सजा है। अब आ जाते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये है जो आप वाली बात थी सर्वेंट की और अदर act of converting any property dishonestly from own use or in violation of law। अब वो तो एक उसकी थी, वो तो एक लेके चला गया। अब ये जो डिसऑनेस्टी, इस पे कोई चीज आपको इंटरेस्ट की, क्योंकि ये चीज आपके यहाँ रखनी है, इसकी हिफाजत आपने करनी है, इसको इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप उसको जो है ना, उसको आप अपने इस्तेमाल में करते हैं, जो कि लॉफुली आपको आपको लॉ के हिसाब से वायलेशन, आपको लॉ के हिसाब से अपने इस्तेमाल में रखनी ही थी। आपने उसको उसकी अमानत रखनी थी, जब वो वापस आना था देना। अब आपने उसको मिस यूज किया या यूज किया, तो वो फिर आपको 405 में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की डेफिनेशन में आ जाएगी। अब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट उसकी कैरियर है, तो कोई कोई कैरियर आपको दिया, अब आपने चलाना शुरू कर दिया, उसकी वजह से उसका भी 7 साल सजा है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाई क्लर्क और सर्वेंट। अब वो जो क्लर्क और सर्वेंट आपका था ना, जिसने चोरी की थी, चोरी वाले को आपने कोई प्रॉपर्टी इंटरेस्ट नहीं की थी, उसको तो आपने मुलाजिम रखा हुआ था, उसका इसकी इंटरेस्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन आपने इसको तो इंटरेस्ट किया था कि भाई ये जो टेबल है, ये माइक है, ये बाइक है, जब प्रोग्राम खत्म हो जाए तो या आप इनको हैंड ओवर करके जाएंगे और उसके बाद जाएंगे। अब मैंने क्या किया कि आपको हैंड ओवर कर दिया या खुद ले गया, क्योंकि मुझे तो इंटरेस्ट हुई है ना, ये तो मेरी अमानत है, मैंने नहीं देंगे, तो ये इंटरेस्टमेंट है। अब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अगर ये आप 408 में करेंगे, क्लर्क करेगा, तो फिर वो 7 साल की सजा है। फिर यही क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट और बैंकर, मर्चेंट और एजेंट करेगा, तो उसकी लाइफ इंप्रिजमेंट है और 10 साल की मिनिमम सजा है। बात वही है, एक ही काम हो रहा है, लेकिन क्योंकि अब आपने गवर्नमेंट को एक चीज दे दी या किसी बैंकर को आपने कोई चीज दी, अगर उसने वो मिसअप्रोप्रिएट कर दी तो ग्रेविटी बढ़ जाएगी, ग्रेविटी बढ़ेगी तो पनिशमेंट भी बढ़ जाएगी। स्टोलन प्रॉपर्टी, अब कोई भी चीज जिसका लॉफुली आपको रखने का इख्तियार नहीं है, अगर वो आपके पास होगी, तो वो अगर कोई स्टोलन किसी की प्रॉपर्टी चोरी हो गई है, मेरा मोबाइल चोरी हो गया, अब आपके पास से मिल गया, आपको तो इख्तियार नहीं था उसको अपने पास रखने का, यानी कि चोरी की प्रॉपर्टी ना आप खरीद सकते हैं ना रख सकते हैं, तो वो उतने ही आप जुर्म में शामिल हो जाएंगे जिसकी 3 साल सजा है। उसके बाद है ये 411 और 412 में ये डिफाइन किया हुआ है। 411 में तो ये है कि आपने डिसऑनेस्टली स्टीलिंग प्रॉपर्टी खरीद ली, उसकी 3 साल सजा है। 412 में डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलिंग प्रॉपर्टी इन कमीशन ऑफ डकैती, अगर कोई डकैती में कोई डकैती की चीज मिली तो उसकी भी उसको है वो भी स्टोलिंग प्रॉपर्टी। आपके घर से चोरी हो गई, तो एक मोबाइल चोरी हो गया, उसकी कीमत 5 लाख रुपए थी, वो मिल गया तो सजा उसमें 3 लाख रुपए होगी। लेकिन डकैती का मोबाइल अगर 5 लाख रुपए का मिला, सजा उसको 10 साल होगी। ग्रेविटी आ गई, ग्रेविटी आ गई, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट सजाओं का ये है, और यही कोशिश होती है कि जी आपको कैसे डिसीव किया जाए कि जी रोबरी में सजा कितनी है, डकैती में कितनी है, स्टोलन प्रॉपर्टी रोबरी में कितनी है, स्टोलन प्रॉपर्टी डकैती में कितनी है, ये एमसीक्यूज बन सकते हैं। और ये इंटेलिजेंस का थोड़ा सा जो है ना म्यार है कि आपको कैसे पता चलेगा कि जी आपको पूरा कानून पढ़ा हुआ है या समझा हुआ है, क्योंकि दोनों चीजें एक ही है, स्टोलन प्रॉपर्टी तो स्टोलन प्रॉपर्टी है। 5 लाख की स्टोलन प्रॉपर्टी तो 5 की बिकेगी, 5 लाख की डकैती की प्रॉपर्टी की 5 की बिकेगी। लेकिन विजडम लेजिस्लेचर का यह था कि जी ग्रेविटी ऑफ चार्ज के हिसाब से पनिशमेंट है। उसके बाद आपको जो जानना है वो आपको बता देंगे, जो भी है बनाते हैं पॉइंट, मैं बैठा हूं जब तक आपको। अब उसके बाद जो है हैबिचुअल डीलिंग इन स्टोलन प्रॉपर्टी। अब कुछ लोग हैं जिनका काम ही है कि चोरी की चीजें लेना। अब उस इर्रिस्पेक्टिव के वो अगर उससे 4 दफा वो पकड़ा गया तो जी उसके सबूत आ गया कि चार मुख्तलिफ इंसिडेंट के बाद उससे 4 मुख्तलिफ प्रॉपर्टी जमा की है, तो वो हैबिचुअल की डेफिनेशन में आ गया। तो उसको वो 3 साल की सजा नहीं लगेगी, चाहे वो डकैती में आई हो, उसको सजा लगेगी वही 10 साल की, क्योंकि हैबिचुअल है। उससे भी डकैत से भी खरीद रहा है, आम आदमी से भी खरीद रहा है, सर्वेंट से भी खरीद रहा है। सर्वेंट की भी रॉबरी की प्रॉपर्टी जो है वो स्टोलन प्रॉपर्टी ही कहलाएगी जो थेफ्ट की है, क्योंकि वो उसकी नहीं है,
थेफ्ट वाली की भी प्रॉपर्टी वहीं आ जाएगी, इसकी स्टोलन प्रॉपर्टी में। अब आ जाते हैं चीटिंग। अब किसी को कोई डिसीव करके फ्रॉडुलेंट मैनर में उसको चीट करके उसकी कोई प्रॉपर्टी की डिलीवरी ले लेता है, वो चीटिंग कहलाती है। अब वो चीटिंग के बहुत सारे हैं, किसी को मतलब बेवकूफ बना के, किसी को सौजबाज दिखा के, किसी को और किसी उससे डिसीव करना, या फिर उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू खराब बता देना, उसकी कुछ और मामला आते हैं, या उसको कोई किसी मुख्तलिफ कॉन्सिक्वेंसेस दिखा देना कि भाई आपको इसका क्या नुकसान हो सकता है या फिर क्या फायदा है, वो आप किसी और केस में इन्वॉल्व हो जाए, जैसे डिसीव करने के लिए पहले बताया था। तो ये फिर इस पे चीटिंग की डेफिनेशन में आ जाएगा 415 में, चीटिंग बाय द पर्सोनेशन। अब कोई जो है ना पर्सोनेशन पे होती है, आपने जो है ना किसी और, ये जो है ना आपने पर्सोनेशन में कर दी कि किसी चीज को जो है ना दिखाया, कोई ने कुछ दिया, इसको पर्सोनेशन कहते हैं। तो चीटिंग विद द नॉलेज दैट द रॉन्गफुल लॉस मे इंश्योर द पर्सन हुज इंटरेस्ट ऑफर्ड इज बॉन्ड, यानी आप किसी को रॉन्गफुल लॉस करेंगे तो फिर वो भी चीटिंग का है। पनिशमेंट फॉर द चीटिंग बाय पर्सोनेशन। अब पर्सोनेशन पे पर्सोनेट किया तो उसकी सजा जो है वो 7 साल है। अब उसके बाद चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंक्लूडिंग द डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी। अब नहीं, चीटिंग के साथ किसी प्रॉपर्टी की आपने डिलीवरी ले ली, आप अपने इस्तेमाल में हो गई, जबकि आप लॉफुल ऑनर नहीं हो। बेसिकली होता है कि लॉफुल ऑनर होंगे तो ठीक है, अब आपने किसी को, आप लॉफुल ऑनर नहीं, आपने प्रॉपर्टी क्वायर की, तो फिर ये आपको जो है ना इसकी सजा है 7 साल। The dishonest or fraudulent removal or concealment of the property prevent distribution among the creditor। अब आपने जो है किसी प्रॉपर्टी को फ्रॉडुलेंट मैनर में छुपा दिया कि इसके जो क्रेडिटर्स हैं उनको हम नुकसान पहुंचाएं, उनको पैसे ना मिले, तो फिर जो है ना इसके लिए 2 साल की सजा है। तो डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंट प्रिवेंटिंग द डेट्स बीइंग अवेलेबल फॉर द क्रेडिटर, यानी अगर किसी क्रेडिटर को, उसको ये पता था कि जी इनके पास पैसे नहीं होंगे तो मैं इनकी प्रॉपर्टी बेच के ले लूंगा, वो आपके प्रॉपर्टी छुपा दी, तो ये उसको लॉस होगा, तो उसकी भी 2 साल सजा है। डिसऑनेस्ट एंड फ्रेजेंट एग्जीक्यूशन ऑफ द डीड ऑफ ट्रांसफर कंटेनिंग द फॉल्स स्टेटमेंट और ऑफ कंसिडरेशन। अब आपने किसी प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूशन कर दी, किसी ट्रांसफर कर दिया और असल फैक्ट उसको छुपाए कि जी ऑनरशिप का मामला है, डिसीव किया किसी को, ऑनर नहीं था, बाहर था, तो फिर उसके ऊपर 2 साल सजा है। तो मिसचीफ ये वो एक्ट है जो रॉन्गफुल तरीके से आप किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज करें। जब उस मिसचीफ से आपको कोई फायदा नहीं, अगर देखा जाए तो मिसचीफ से आपको फायदा नहीं, लेकिन अगर आप किसी की प्रॉपर्टी को वो मिसचीफ कर रहे हैं, काजिंग रॉन्गफुल लॉस और डैमेज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन या पब्लिक, तो उसके लिए जो है ना उसकी पनिशमेंट 3 साल है। पनिशमेंट फॉर मिसचीफ, अच्छा मिसचीफ ड्यूरिंग काजिंग डैमेज टू द अमाउंट ऑफ 50 रुपए। अब इसको तो फिर उन्होंने कर दिया, क्योंकि ये खैर इसका जो वॉल्यूम है अब ये बहुत कम है, और लेकिन क्योंकि पनिशमेंट वो है, अब ये लेजिस्लेचर का काम है कि जी अब इस हिसाब से इसको पनिशमेंट, ये फाइन को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर मिसचीफ का डैमेज 50 रुपए तक का है तो फिर 2 साल की सजा है और फाइन है। मिसचीफ किलिंग ऑफ दी लिविंग एनिमल, अगर आपके जो है एनिमल है उनकी जो है आप वो कर रहे हैं, मतलब उनका मिसचीफ कर रहे हैं, जानवरों का, जो आपके पालतू जानवर होते हैं या आपकी खेती बाड़ी के लिए होते हैं, तो उसकी 2 साल सजा है। मिसचीफ बाय द किलिंग ऑफ कैटल है, कैटल को कर रहे हैं तो उसकी आपकी 5 साल सजा है। मिसचीफ ऑफ इंजरी ऑफ टू वर्क और एरीगेशन, अब एरीगेशन वर्कर के लिए आप कर रहे हैं, उनकी जो पानी वानी का सारा उनका इंतजाम होता है, तो वो मिसचीफ कर रहे हैं तो उसकी सजा आपकी 5 साल है। फिर मिसचीफ इंजरी पब्लिक रोड ब्रिज, कोई पब्लिक रोड रोड आपने जो है डैमेज कर दी होगी, यहाँ पे बहुत होता है, तो वो उसको जो है उसकी सजा जो है वो हो गई आपकी 5 साल तक की सजा है। 122 थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है पीपीसी का, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है ना एक एक डेफिनेशन में 5-5 6 चीजें एक साथ ही आती है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर वो आपको क्वेश्चन करने में कोई वो नहीं होगी। अच्छा, मिसचीफ बाय काजिंग
बाय ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पब्लिक ड्रेनेज अटेंड विद द डैमेज, जब पब्लिक की किसी ड्रेन सिस्टम को या और किसी चीज को डैमेज करते हैं तो वो फिर उसके ऊपर जो सजा है वो हो गई आपकी, ये 2 साल तक की सजा है। फिर मिसचीफ बाय डिस्ट्रॉइंग, मूविंग, रेंडरिंग लॉज अनयूजफुल और लाइट हाउस और शेयर मार्क, सी मार्क वगैरह होते हैं ना, सिग्नल हो गए, सी मार्क हो गए, लाइट हाउसेज हो गए, इसको तोड़ देंगे तो आपको तो कोई, ये सब मिसचीफ की डेफिनेशन में आते हैं। मिसचीफ बाय डिस्ट्रॉइंग और मूविंग एटसेट्रा ए लैंडमार्क फिक्स बाय द पब्लिक अथॉरिटी, वो लैंडमार्क वगैरह लगे होते हैं ना, बोर्ड लगे होते हैं, तो वो अगर आप उसको तोड़ देंगे तो फिर वो भी जो है ना डिसीव करेंगे पब्लिक को, मिसचीफ है। मिसचीफ बाय फायर एक्सप्लोसिव, अब वो फायर एक्सप्लोसिव लगे होते हैं, यहाँ हमारे यहाँ तो नहीं है लेकिन जहाँ लगे होते हैं कोई निकाल के ले जाए वो भी मिसचीफ जी, उसके साथ 2 साल। अच्छा वो तो उससे ज्यादा सजा तो वो है जिससे लगाए नहीं, जैसे तो लगाना जरूरी है ना बिल्डिंग लॉ के तहत, आपने बिल्डिंग बनानी है लगाना है, आपने मार्केट बनानी है लगाना है, तो वो पब्लिक जी, वो पब्लिक सेफ्टी रूल्स हैं, पब्लिक सेफ्टी रूल्स हैं, तो लगे होंगे तो निकालेगा तो 2 साल की सजा, और यहाँ तो कोई लगा ही नहीं है तो क्या निकालेगा बेचारा, लेकिन हर कानून की बात हो रही है, तो वो अगर आप वो निकाल के ले जाएंगे तो फिर आपको सजा है। अच्छा जी, मिसचीफ विद इंटेंट टू डिस्ट्रॉय और मार्क अनसेफ डेकेट वेसल, अब ये डेक वही है अनसेफ वेसल होगा उसको ले जाएंगे। पनिशमेंट फॉर द मिसचीफ, अब आ जाते हैं क्रिमिनल ट्रेस पास, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर किसी का राइट है अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करने, आप अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करेंगे। अब आपकी प्रॉपर्टी में जब आप खुद रह रहे होंगे, अगर कोई एंटर होगा उस प्रॉपर्टी में विद इंटेंशन कि कोई आपको नुकसान पहुंचाए, आपको की इंसल्ट करे, आपकी प्रॉपर्टी छीन ले, तो फिर क्रिमिनल ट्रेसपास कहलाता है। उसके बाद जो है एक्ट ऑफ द कमिटिंग ट्रेसपास, एंटरिंग इनटू अ बिल्डिंग, टेंट, वेसल, यूज, हार्म, डिवेलिंग, कॉल्ड हाउस ट्रेसपास, आपको नुकसान पहुंचाएगा। उसके बाद है जनाब लर्किंग हाउस ट्रेसपास, एन एक्ट कमिटेड हाउस ट्रेसपास हैविंग दी विदाउट कंसेंट ऑफ दी ऑनर है। उसके बाद है हाउस ब्रेकिंग, एन एक्ट ऑफ हाउस स्पेस पासिंग बाय इफेक्टिंग कॉन्टेक्ट इनटू हाउस सिक्स अवे। उसके बाद हाउस ब्रेकिंग नहीं कर सकते आप, किसी घर किसी और का, आप कैसे हाउस ब्रेकिंग करके उसके, और उसके बाद जब आप जो है हाउस ब्रेकिंग दिन में करेंगे, सनसेट से पहले करेंगे, उसका एक अलग ऑफेंस है, रात में करेंगे उसका एक अलग ऑफेंस है। पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपास जो है, जिसकी सजा जो है वो है 1 साल तक की और फाइन है। उसके बाद हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, अगर हाउस ट्रेसपास करता है उसकी जो है ना सजा 10 साल तक की भी है, लाइफ इम्प्रिजमेंट भी है। हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद द इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ, अब हाउस ट्रेसपास करता है और कोई ऐसी एक्ट करता है जिसकी सजा जो है इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ होती है, तो उसको भी सजा है 10 साल की और उसका भी फाइन है। हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट, हाउस ट्रेसपास आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ हर्ट असल्ट और द रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, अगर किसी को जख्मी करता है, किसी को प्रेशराइज में प्रेशर में लेता है, या फिर कोई रॉन्गफुली वो करता है, रिस्ट्रेन करता है, तो फिर जो है ना उसकी सजा भी 7 साल है और फाइन है। पनिशमेंट फॉर लार्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग, अब अगर वो हाउस ब्रेक करके भी ट्रेसपास करता है तो उसकी सजा 2 साल है। दूसरे लफ्जों में ये जितनी भी आपकी ट्रेसपास, चाहे वो आप ज्वाइंटली करें, सिंगल करें, या फिर जो है आप ब्रेक ओपन द लॉक करें, या फिर आप जो है ना किसी को फियर से उसको डरा धमका के आप जो है ना उसकी प्रॉपर्टी में इंटर हो, तो वो सारी जो है ना ये ट्रेसपास की डेफिनेशन में आ जाती है और इसकी सजा
ग्रेविटी ऑफ द चार्ज के हिसाब से है। तो ये जो है बेसिकली आपके कितने चैप्टर थे, ये उसी चैप्टर के हिसाब से, बाकी कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो शायद आपके सिलेबस में नहीं है, वो फिर आगे उसकी 17 आपके 17 तक के लिए जो है ना आपका दो चैप्टर 2, 4, 16 एंड 17, 16 भी आ गया, 16A भी आ गया और 17 तक आ गया। फिर मैं चैप्टर की तफसील आपको बता देता हूँ। जी 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 मेरा चैप्टर 2 था ना, एक चैप्टर 2 था डेफिनेशन का। जी डेफिनेशन है। चैप्टर 4 जो है ये ऑफेंस की डेफिनेशन है, और पावर ऑफ दी जजेस है। 4 ये लिखा है ना, टीपीसी होगा, टीपीसी हमारा ये रहा। चैप्टर 2 है जनरल, जनरल में डेफिनेशन है, एक्सप्लेनेशन है, डेफिनेशन है। चैप्टर 4 में जनरल एक्सेप्शन है, जैसे मैंने बताया था ना आपको। जी जी। चैप्टर 16 में ऑफेंस अफेक्टिंग दी ह्यूमन बॉडी, 16 में यानी कि हर्ट करेगा, मर्डर करेगा, दोनों चीजें। चैप्टर 16A में रॉन्गफुल रिस्ट्रेन एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। और चैप्टर 17 में ऑफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, जो अभी आखिर में हमने जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड पढ़ा है, वो चैप्टर 17 में है कि जी क्रिमिनल ट्रेस पास प्रॉपर्टी, योग प्रॉपर्टी में ही आप ट्रेस पास कर सकते हैं ना, ये है सारी। यहाँ किसी का आपका चैप्टर ही यहाँ तक है। जी 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 जी। देखिए कानून में तो आएगा ना, क्योंकि जब आपने ये पढ़ा कि जाफिया कहाँ है, सजा कहाँ है। अब अगर आपको हड्डी नजर आ रही है तो इसका मतलब है चोट ज्यादा जोर की लगी है जब भी आपकी हड्डी नजर आई है। अगर आपकी हड्डी टूट गई है तो उससे ज्यादा चोट लगी है तो हड्डी टूट गई है, तो ग्रेविटी तो है। अगर अगर जो है दिमाग, अगर ये सिर्फ जो है खाल निकली है तो वो ग्रेविटी है, क्योंकि सिर्फ खाल निकली है, आपकी जो बोन है वो बची हुई है। जब बोन निकली है तो मतलब चोट लगी तो हल्की चोट लगी। जब आपकी बोन फटी है, ये रप्चर हुई है, और फिर जाके आपके जो है ना मेमोरीज पे लगी है, तो उसका मतलब है कि और ज्यादा डेंसिटी थी, तो इसीलिए तो डिफाइन किया गया है। उसी तरह फिर आपको दूसरा बताया कि जी अगर आप डकैती करने वो रॉबरी करने जाते हैं, आपकी चीज लेके चला जाता है, ठीक है ना, वो थेफ्ट करते हैं तो चीज चले जाती है, चीज के ऊपर आपकी चीज का लॉस हुआ, आपको सजा है। अब अगर आपको जो है ना उस, उसको मार के ले जाते हैं तो इसलिए उसकी पनिशमेंट बढ़ जाती है, तो यही तो उसकी डेंसिटी है। बिल्कुल ग्रेविटी नहीं आएगी। मतलब ये है कि जी आपकी ह्यूमन बॉडी को कितना पेन हुआ। अब अगर पेन आपको कम हुआ है तो जब तो सजा कम है, क्योंकि पेन उसको कम हुआ यानी कि आपकी अगर सिर्फ खाल उतरी है, जैसे वो जाफिया में है कि जी खाल उतरी है, आपका निशान जो है निशान पड़ गया, ये मिट भी सकता है, नहीं भी मिट सकता। अगर निशान मिटने वाला है 4 दिन में मिटेगा तो उसकी चोट कम है, तो उसकी सजा कम है। और ये 1 साल के बाद मिटेगा तो उसकी चोट ज्यादा है, तो सजा ज्यादा हो गई। क्योंकि ये जो है ना सिर्फ उसके ऊपर है आपकी हार्ट पे, अभी जो आपका दियत वगैरह, क्योंकि हार्ट है, क्योंकि आपको कसास और दियत और किसी जगह नहीं मिलेगा, इस्लाम में ही मिलेगा। हाँ
जो है ना हमने सब इसको ऑर्गेनाइज कर दिया। बाकी की चोरी जो है रोजाना जो स्थिति है ये रॉबरी है, ये तो रोजाना के इंसिडेंट है, इसको तो बिल्कुल ये नहीं करेंगे बेलगाम जोड़ों की तरह। अब इसके लिए जो है अगर आपको बताएं, लेजिस्लेशन होना जरूरी है और इसके लिए फेडरल शरीयत कोड मौजूद है। अब अगर कोई जाना चाहे, क्योंकि देखिए ना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ये तमाम कवानीन इस्लाम के ताबे होंगे, ठीक है। अब इस्लाम के ताबे होंगे। आपने तकरीबन, मेरा ख्याल है कि 54 साल आपने सूद पे निजाम चलाया। कितने साल? 54 ईयर। फिर कहीं फेडरल शरीयत कोर्ट ने लाके आपका एक फैसला दिया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से कंफर्म हुआ। अभी के ये आपका 14 इस्लामी लॉ बना था जियाउल हक के जमाने में, और वो फिर खत्म हो गया, लैप्स हो गया, असेंबली से पास नहीं हुआ। तो अभी जो भी लॉ बनेगा, अगर आप ये जो चोरी की बात करते हैं, वो फिर इस्लामी लॉ में आता है। इस्लामी लॉ थोड़ी है, आप तो ताजीर पे चल रहे हैं। अभी जो पीपीसी है वो ताजीर के साथ चल रहा है ना, इस्लामी लॉ के साथ तो नहीं चल रहा। अगर इस्लामी लॉ के साथ चल रहा होता तो फिर आप लेजिस्लेशन कराएं कि स्पेशल लॉ चोरी का आप अलग बना दें कि ये इस्लाम इन दी इन्वेंशन ऑफ इस्लाम जो है ना, ये 14 इस्लाम मतलब इस्लामी लॉ पे चलाए चोरी के ऊपर। तो उसकी तो लेजिस्लेशन नहीं है। लेजिस्लेशन आपकी जो है 120 दिन में एक्सपायर हो गई जो थी, वो जो है उसके बाद वो एक्ट बना ही नहीं। और ना सिर्फ वो एक्ट बना, बल्कि वो जो 18 अमेंडमेंट हुई उसमें वो कवर भी नहीं हुआ, वरना बहुत सारी चीजें कवर हो चुकी थी, वो भी इसको लॉ ने कवर नहीं किया उसको आपके असेंबलीज में, तो वो बेकार हो गया। नहीं, ये तो अपना कानून ही करेंगे, तो आपका कराना ना भाई। आपका कौन सा कानून है जो पढ़ रहे हैं, आपको पता है? 1880 का कानून है। अब 1880 से तो कानून ही नहीं बना नया। हाँ, तो अरे वो तो इस्लाम में भी है, काजी ने भी जो है ना, काजी ने भी इस्लाम में, अगर काजी के पास उसका डिफेंस करने वाला नहीं है तो काजी अपना आदमी देता है कि जाओ इसको देखो कि इसके खिलाफ ये इल्जाम है, उसके इल्जाम को प्रोटेक्ट करना है। आप देखिए, मुझे भी पता है कि ये झूठा है, लेकिन चूंकि इंसाफ का तकाजा है, हम आपसे कहते हैं अपने किसी आदमी से कि जी इसको जो है ना, इसका केस हमारे पास प्रेजेंट करें। प्रोसिक्यूटर तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, मुल्जिम के खिलाफ होते हैं। अगर 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 हुकूमत, अगर मुल्जिम का वकील नहीं होगा तो हुकूमत देगी। कौन नहीं क्यों करेगा? प्रोसिक्यूटर अपना काम करेगा और डिफेंस काउंसिल अपना काम करेगा। ये जो हमारा कानून है बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक ही पीपीसी और एक ही सीआरपीसी है। इस पे जज साहब भी वही काम कर रहे हैं, उसी के बेसिस पे फैसला कर रहे होते हैं। प्रोसिक्यूटर उसी की बेसिस के ऊपर अपना केस पेश कर रहा होता है, डिफेंस काउंसिल उसी की बेसिस के ऊपर। यानी 3 आदमियों के लिए 3 कानून नहीं है। यही इनके पिटिशन है। ये आप कैसे समझाते हो? आप अपने क्लाइंट का राइट कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? मैं जैसे आजकल सरकार का काम करता हूं, तो मुझे पता है कि सरकार ने कैसे कैसे काम किया, लेकिन हम सरकार के काम को डिफेंस करते हैं उसी कानून के तहत, जिस कानून के तहत दूसरे लोग आके सरकार के अगेंस्ट में खड़े होते हैं। तो ये तो जादू थोड़ी है, ये जादू नहीं है, यही तो कानून है। आपको हमने जो है ये टेस्ट के लिए क्यों बुलाया? हमने इसलिए बुलाया कि आपने 6 महीने किसी सीनियर के साथ काम किया, और सीनियर के साथ काम करने के बाद हमने आपको ये देखना है कि जी आपके कॉग्निजेबल बाइट और नॉन टॉप का पता है, आपको ये पता है कि जी कोई नॉन लेवल, कोई बेलेबल अफेंस है और आप बेल एप्लीकेशन लेके जज साहब के पास चले जाएं। आपको पता है कि जी आपका जो है ना ये रॉबरी का केस था, आप हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल कर दें। यही तो इसीलिए तो सिखाया है। ये जो ट्रेनिंग है वो इसीलिए होती है कि जी अप्रोप्रिएट फोरम पे जाना है, अप्रोप्रिएट लॉ देखना है, और यही ट्रेनिंग है इसकी। अब जहां तक बात यह है कि हमारा आपका बीइंग एन एडवोकेट तो काम यह है कि जी कानून के मुताबिक काम करें बाय अ पब्लिक पर्सन। अब आप पब्लिक भी जो है ना, अगर आपको कोई कानून समझ में आता है कि जी ये अगेंस्ट द इंटेंशन ऑफ इस्लाम है,
तो आप जाएं इसकी अप्रोप्रिएट फोरम में जाएं और जाके कहें कि जी क्योंकि आप कहते हो कि इस्लामी मुल्क है और चोरी करने वाले का आप हाथ भी काटते हो, उसको 3 साल सजा देते हो, जाके फेडरल शरीयत कोर्ट में आप ये मुकदमा फाइल करें, वो सुनेगा, लाजमी सुनेगा। और ये कोर्ट बनी इसलिए है, लेकिन ये नहीं, हमारा हाईकोर्ट नहीं सुनेगा, क्योंकि हमारा हाईकोर्ट किसी असेंबली को नहीं कहेगा कि जाओ ये कानून बनाओ, या मजिस्ट्रेट साहब नहीं कहेंगे कि भाई ये तुमने जो है ना मुझे 379 का केस भेज दिया, उसको 14 इस्लामी लॉ में भेजो या कानून बनवाओ, क्यों बनवाए? ये तो कानून ही है ना, जो कानून बने हुए हैं उस कानून के मुताबिक करना है। अब उस पर तो आपको चाहिए कि आप अपना फंडामेंटल राइट है जिसमें लिखा हुआ है कि कोई कानून आपके इस्लाम के अगेंस्ट नहीं होगा तो आप जाके उसको इन्वोक करें और वो कानून जो है वो आप बनवाएं। नहीं, कोई नहीं रोका, इसके बाद लोग केस लेके नहीं जाते, आप लेके जाए तो उसको तो रोका नहीं, तो फंक्शन है। उसमें आलिम भी होते हैं, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि उसमें आलिम भी होते हैं, लेजिस्लेचर भी होते हैं, और जुडिशियल हाई कोर्ट के जज भी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज भी होते हैं। फिर उनके पास इतना अख्तियार है कि वो जितने उलमा बुलाना चाहें वो बुला सकते हैं उस बेंच बनाने के लिए। वो आप उसको बनवाएं। आप ये आप अगर आपका इंटरेस्ट है, लॉ के स्टूडेंट है, हम लोग तो भाई शुरू से वकालत में लगे रहे अपने क्लाइंट और उसके जिसको ये इंटरेस्ट है तो उसके पास तो बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नहीं, अब ये तो कोई अब कुछ खुद ना करे, वो कहते हैं खुदा भी उसकी मदद नहीं करता जो अपनी मदद आप नहीं करते, क्या करें? आपने अगर करा जाए आप फाइल